हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले जो हम पढ़ने वाले हैं। इलास्टिसिटी हम पढ़ेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स पढ़ेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेस के बारे में जानेंगे, स्ट्रेन के बारे में जानेंगे, हुक्स लॉ जानेंगे, फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जानेंगे, प्रेशर जानेंगे, फिर डिस्क्राइब सरफेस टेंशन के बारे में जानेंगे, वाला विस्कोसिटी जानेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जानेंगे। ठीक है, तो फिर अंडरस्टैंडिंग फ्लूइड मोशन एंड नेचर ऑफ फ्लो। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बहुत इससे मार्क्स वगैरह आते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो पहले क्या डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी एंड डिफॉर्मिंग फोर्सेस, रिस्टोरिंग फोर्सेस एंड एग्जांपल ऑफ इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी। तो ठीक है, पहला क्या है इलास्टिसिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल टू रिटेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। आप देखिए, आप नॉर्मल लाइफ में देखेंगे प्लास्टिक का नेचर क्या होता है। ठीक है, प्लास्टिक का नेचर होता है कि अगर हम फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो विद इन इलास्टिक लिमिट, अगर हम एक इलास्टिक लिमिट तक फोर्स लगाते हैं तो अपना शेप क्या करता है, रिटेन कर लेता है शेप। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं, सिंपल सा। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स द फोर्स विच ब्रिंग्स द चेंज इन configuration of body are called a deforming force। ठीक है, कन्फिग्रेशन डिफॉर्मिंग फोर्स वही एक नॉर्मल फोर्स है जो कि किसी बॉडी में चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। ठीक है, इट इज द फोर्स exerted on the body or a system that tends to move it toward an equilibrium state। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, एक इंटरनल फोर्स होता है। ठीक है, किसी भी बॉडी का जिसको जो कि उसको डिफॉर्मिंग फोर्स का अगेंस्ट वर्क करने में, रेसिस्ट करने में काम करता है। ठीक है, जैसे कोई प्लास्टिक है, ठीक है, कोई प्लास्टिक उसको खींच दिया, रबर को खींच दिए तो फिर अपना पोजीशन गेन कर लेता है। तो इसीलिए गेन करता है क्योंकि वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है एक्टिवेट हो जाता है और वर्क करने लगता है। ठीक है, इलास्टिक बॉडी, इट इज द बॉडी दैट रिटर्न्स टू ओरिजिनल शेप एंड डिफॉर्मेशन। ठीक है, इलास्टिक बॉडी ऐसे बॉडी होते हैं जो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। ठीक है, आफ्टर द डिफॉर्मेशंस। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल क्या, गोल्फ बॉल हो गया, सॉकर बॉल हो गया, रबर बैंड हो गया, इरेजर हो गया। ठीक है, ये सब हो गए इसके एग्जांपल्स। ठीक है, प्लास्टिक बॉडी क्या होता है। प्लास्टिक बॉडी, इट इज द बॉडी दैट डू नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो प्लास्टिक बॉडी हम जानते हैं ऐसे प्लास्टिक बॉडी होते हैं जो कि अपना शेप रिगेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। इसके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, पीवीसी हो गया। ठीक है, इनका शेप अगर एक बार चेंज हो गया तो दोबारा रिगेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा टॉपिक देखते हैं। तो आगे डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन विद देयर टाइप्स। स्ट्रेस स्ट्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत बार इसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। इट इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये क्या डिफाइंड है, एक रीस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, पर यूनिट एरिया ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप। स्ट्रेस कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स होता है, टेंजेंशियल नॉर्मल स्ट्रेस होता है, और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है। नॉर्मल स्ट्रेस किसको बोलते हैं। ठीक है, इट इफ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट normal perpendicular to the surface of a body, then stress is normal stress। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अगर लगेगा तो नॉर्मल, जानते भी होंगे नॉर्मल परपेंडिकुलर के अलोंग लगता है, मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, तो बस वही है। टेंजेंशियल, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, देन द स्ट्रेस इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेन, it is defined as the ratio of change in configuration to the original configuration when deforming force is applied to a body। The strain is of three types। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिग, मतलब देखिए रेशियो, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब रेशियो होता है किसका, चेंजेस का। ठीक है, तो उसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, उसके बारे में और है, आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, पहले हम फोकस कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। If the deforming force produces a change in length, only the strain produced is called longitudinal or a tensile strain। ठीक है, अगर लेंथ स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, अगर लेंथ में चेंज हो, ठीक है, जैसे रबर है, उसका रबर का मान लीजिए लेंथ था 5 सेंटीमीटर, खींच के हम 7 सेंटीमीटर कर दिए, तो ये हुए लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेंथ। का दूसरा नाम क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो लिखा भी हुआ यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। तो फॉर्मूला क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू चेंज इन लेंथ या डेल्टा एल, जो बढ़ा है, जैसे 7 सेंटीमीटर हो गया है तो 2 सेंटीमीटर बढ़ा है, अपॉन 5 सेंटीमीटर जो कि उसका एक ओरिजिनल लेंथ था। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, जब वॉल्यूम में कोई चेंज हो, ठीक है, उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। फॉर्मूला वही है, बस यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ के जगह पे, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा वी अपॉन वी। Shearing strain, it is defined as the ratio of lateral displacement of the surface under a tangential force to the perpendicular distance between the force। तो देखिए, जैसे कोई बॉक्स है, ठीक है, उसके अगर अपर एज पर फोर्स लगाते हैं तो अपर एज चेंज होता है और जो बॉटम का एज होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे फिगर में देखिए कि ऊपर में फोर्स लगाया गया तो ऊपर का डिब्बा हल्का सा रेक्टेंगुलर डब्बा, एक पैरेललोग्राम डब्बा की तरह बन गया है, बट जो बेस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेन इक्वल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेसेस। तो इसको लिख सकते हैं डेल एल अपॉन एल और इक्वल टू tan फाई, जहाँ फाई क्या है, एंगल है, एंगल बिटवीन चेंज इन लेंथ टू चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। The shearing strain is also defined as the angle in a radian through which a plane perpendicular to a fixed surface of a rectangular block get turned under the effect of tensile force। ठीक है, तो यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, आप देखें रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि रेशियो में जैसे लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, तो लेंथ का यूनिट मीटर और चेंज इन लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर में होगा, तो मीटर मीटर कट गया, इसीलिए स्ट्रेन का क्या होता है, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्या है हुक्स लॉ या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ क्या बोलता है, विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो हुक्स लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता भी है 4 नंबर में, तो देख लीजिए। तो क्या कहता है हुक्स लॉ, एक इलास्टिक लिमिट, एक लिमिट के अंदर स्ट्रेन और स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, तो स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। ई क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिसको क्या हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यहाँ से क्या फॉर्मूला डिराइव होगा, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, ये होगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। तो देखिए नीचे में भी है, द मॉड्यूलस द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यंग मॉडुलस, तो ये भाई साहब क्या बोलते हैं, ये यंग मॉडुलस को डिनोट कैसे करते हैं, वाई से। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिनोट करते हैं ई से। The ratio of normal stress to the longitudinal strain is defined as the Young's modulus. It is denoted by y। ठीक है, तो यंग मॉडुलस को डिनोट किससे करते हैं, y किसका है, रेशियो है नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का है। ठीक है, तो ये 3-4 है, इन 3-4 को बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीनों आता है, तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए अपॉन डेल एल बाई एल, एफ एल इज इक्वल टू ए इंटू एल। इसका एक नया फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला है ये, तो यंग मॉड्यूलस वाई का। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस को डिनोट किससे करते हैं, के से। द रेशियो ऑफ नॉर्मल हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, डिनोटेड बाय के। तो के इज इक्वल टू एफ ए बाय डेल वी डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, तो एफ वी इज इक्वल टू एफ इंटू वी इज इक्वल टू डेल
E into del V. The SI unit of bulk modulus is same as that of the pressure. तो SI यूनिट क्या होता है बल्क मॉडुलस का? सेम एज दैट होता है प्रेशर, प्रेशर के यूनिट के बराबर होता है। तो प्रेशर का यूनिट हम जानते हैं पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी डिनोटेड बाय, तो डिनोटेड बाय n, ठीक है। द रेशियो ऑफ शियर, the ratio of shearing stress to the corresponding shearing strain is called the shear modulus of the material is presented by n. It is also called the modulus of rigidity, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंजेंशियल स्ट्रेंथ अपॉन शियर स्ट्रेन। तो FA अपॉन डेल L इंटू L, तो FL इज इक्वल टू A इंटू डेल L। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? सेम पास्कल होगा, ठीक है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रेशर। So pressure, it is defined as the force acting per unit area over the surface of body. प्रेशर क्या है? नॉर्मल समझिए, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जो फोर्स है कितना एरिया पर लग रहा है उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फॉर्मूला हो गया SI यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे एक इम्पॉर्टेंट टॉप लॉ है पास्कल्स लॉ, बहुत बार एग्जाम में आता है, VVIP है, मार्क कर लीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ, ए चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड undiminished to every portion of the fluid and to the wall of its container, ठीक है। पास्कल लॉ नॉर्मली क्या कहता है कि अगर प्रेशर में चेंज हो, इनक्लोज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, ठीक है, और प्रेशर में चेंज हो तो जो वॉल्स पर जो प्रेशर लगाएगा वो सभी जगह क्या लगाएगा? इक्वल होगा, ठीक है। या फिर दूसरा फॉर्मूला देखिए, इट स्टेट दैट लिक्विड इनक्लोज इन ए वेसल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो यही कहता है अगर कोई कोई कंटेनर में बंद है, लिक्विड है, ठीक है, तो हर वॉल पे वो इक्वल प्रेशर लगाता है, ठीक है। सरफेस टेंशन किसको बोलते हैं? The property of a liquid due to which its free surface behave like a stretched membrane and acquire a minimum surface area. It is given by the force per unit length. तो T is equal to F by L, surface tension, ठीक है। तो आगे क्या? सरफेस टेंशन अलाउ इंसेक्ट यूजुअली डेंसर वाटर। तो हाँ, आप देखे होंगे कि बहुत सारे होते हैं जो मतलब कीड़े मकोड़े जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो क्यों तैरते हैं? सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन। तो चलिए इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल वॉशिंग क्लॉथ्स में यूज होता है, ठीक है, क्लीनिंग में होता है, कॉस्मेटिक में होता है, लुब्रिकेंट्स में यूज होता है, इंक में होता है, वेटिंग ऑफ द सरफेस में होता है, एक्शन ऑफ द सफरिकेंट में होता है, पेंट में होता है, इंसेक्टिसाइड में होता है, क्रिएटिंग फ्यूल स्प्रे इन ऑटोमोबाइल में होता है, पासिंग ऑफ लिक्विड इन पोरस मीडिया होता है, स्पेरिकल शेप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट होता है, ठीक है। तो ये सब एक जगह, जैसे कि आप देखें हम कोई भी बूंद अगर जमीन पे गिर जाता है पानी का तो ऊपर से होता है स्फेरिकल शेप में होता है, गोल शेप में आ जाता है। तो वो किस कारण से होता है? सरफेस टेंशन कारण से होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है सरफेस टेंशन के ऊपर, ठीक है। तो इन जनरल सरफेस टेंशन डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड वॉइस वर्सा। जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है सरफेस टेंशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोहेसिव फोर्स जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर जो होता है दूर दूर जाने लगते हैं, ठीक है, इसीलिए सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं क्या है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच इट अपोजेस एट द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर। इट इज नोन एज द लिक्विड फ्रिक्शन, ठीक है। विस्कोसिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसका? लिक्विड का, जो कि अपोज करता है रिलेटिव मोशन का, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन पास्कल।
पर सेकंड, ठीक है। पास्कल पर सेकंड। CGS क्या है, इसका यूनिट पॉइस है। बहुत बारी क्वेश्चन VVIP है कि पॉइस किसका यूनिट है, विस्कोसिटी का। कहाँ पे है, CGS में तो पूछा जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी तो देखिए विस्कोसिटी जो होता है डिक्रीज करता है। विस्कोसिटी डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, विस्कोसिटी कम होता है। सघनता बोलते हैं हिंदी में शायद विस्कोसिटी को, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा विस्कोसिटी को, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेज विस्कोसिटी इंक्रीजेज, टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी भी बढ़ता है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मोशन, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। फ्लूइड के मोशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फ्लूइड मोशन, ए लिक्विड इन ए मोशन इज कॉल्ड ए फ्लूइड, ए लिक्विड इन ए मोशन इज कॉल्ड ए फ्लूइड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। जब लिक्विड मोशन में उसको फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड कितने टाइप, फ्लो कितने टाइप के होते हैं, मोशन 2 टाइप का, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो किसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ ए flow of a fluid in which its velocity at any point of the given cross section is same is called the laminar flow, ठीक है। या फिर मतलब हर सेक्शन पर, हर पॉइंट पर वेलोसिटी हर पार्टी के लिए क्या होगा, सेम होगा। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन या लेमिनार फ्लो। तो आगे हम पढ़ेंगे टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड और अ गैस फ्लो विच स्पीड ऑफ द फ्लूइड at the given cross section is continuously undergoing changes in both magnitude and direction। मतलब हर पॉइंट पे क्या होगा, चेंज होगा। किसमें, टर्बुलेंट फ्लो में। लिक्विड का वेलोसिटी चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो यही है टर्बुलेंट फ्लो। आई होप यहाँ तक आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा, क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए कुछ हम VVIP और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फिल इन द ब्लैंक से आप पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सॉल्व कीजिए और सारे का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें से बहुत बार इतना आप कर लेते हैं सेमेस्टर एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए ठीक है, तब थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद।